हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पहला पेपर। दोस्तों, हमने कल कराया था, आज सेकंड पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। और फ्रेंड्स, आपको देखना है 2015 वालों के लिए, जो 2015 बैच था उनके लिए किस प्रकार का पेपर आया था फ्रेंड्स, उसको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। हल सही दोस्तों प्रश्न पत्र हम लेकर आए हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें फ्रेंड्स जिन लोगों ने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस टाइप से आपका प्रश्न पत्र होगा। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत आपका सब्जेक्ट है फ्रेंड्स ये, और इसका जो पूर्णांक फ्रेंड्स वो 50 नंबर का होता है। समय आपको 2 घंटा मिलता है। सारे प्रश्न करने फ्रेंड्स अनिवार्य होते हैं। तो हम यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न, तो हमारा पहला प्रश्न होगा, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। जो शिक्षण की गति है वो किस पर आधारित होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर आपने तैयारी कर ली है तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा। ठीक है, चलिए चेक कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, छात्रों के सीखने की गति पर। शिक्षण की गति जो आधारित होनी चाहिए, छात्रों के सीखने की गति पर होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न होगा यहाँ पर, शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा है, ये जो परिभाषा है किसकी परिभाषा है ये आपको देखना है। चलेगा। अगर फ्रेंड्स, आपको सिर्फ यहाँ पर मात्र 10 सेकंड का समय मिलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम सर पर आ गए हैं बिल्कुल। तो इतना तो दोस्तों आप पर आता ही होगा। चलिए, इसका जो आंसर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, वो हो जाएगा रायवन। पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र, जो कक्षा शिक्षण है तभी अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र शांत बैठे हों, प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर हों, गणवेश में हो या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा अपना सेकंड, प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर हों। अगला प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गैस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। तो ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीईटी तक दोस्तों आपका ये पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन 101% दोस्तों पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, और यूपी टेट में भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गैस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। पर्यटन जो है सर्वाधिक सहायक किस चीज में है। देखिए, गणित शिक्षण में, गणित संगीत शिक्षण में, भूगोल शिक्षण में, या भाषा शिक्षण में। चलिए, इसका आंसर बताइएगा फ्रेंड फटाफट से। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूगोल शिक्षण में। खेल पर आधारित शिक्षण प्रविधि है तो ये किंडरगार्टन प्रविधि है। वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन है, ये जो कथन है वो किसका है। तो ये कथन वाले जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स काफी प्रॉब्लम देते हैं अगर आपने इनको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होएगा काल्विन का। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक। तो ये पहला जो ऑप्शन है ये भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर ये सभी। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन किसका है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। तो फ्रेंड्स, काफी जो 2015 बैच वालों के लिए पेपर आया था ये, तो इसमें जो कथन थे तो काफी मार खाए थे कथन से। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नन। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। आगे चलेंगे फिर, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है। तो देखिए, ये प्रस्तावना कौशल में ही सहायक है, पहला ही ऑप्शन सही है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य जो है फ्रेंड्स, बालकों का सर्वांगीण विकास है। ये तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, ये तो क्वेश्चन सभी ने कर दिया होगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो समयबद्धता संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 फ्रेंड, 3 क्वेश्चन बचे हमारे यहाँ पर ओनली। तो अगला प्रश्न है हमारा, डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है। डोमिनोज जो है फ्रेंड्स ये है आपका इतिहास क्षेत्र में, इतिहास शिक्षण में। पहला ही ऑप्शन सही है यहाँ पर। सुकराती विधि किसे कहते हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि कहते हैं। प्राथमिक स्तर पर दबे समिति में किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया जाता था। तो ये जो सभी आंसर है बिल्कुल सही है। एक ही जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वो भी आपका सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, यानी कि आप आंसर लगा कर आएंगे ये सभी। तो ये तो हो गए दोस्तों हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आगे हम देखेंगे
ये थे फ्रेंड्स हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न फ्रेंड्स आते हैं 15। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उनको भी देखिएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन बना था फ्रेंड्स अपना कि सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है। तो बी के पासी के अनुसार था सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण प्रविधि है और शिक्षण के दो उद्देश्य बताइएगा। तो क्रियाशीलता का विकास हो गया, एक मानसिक क्षमता का विकास हो गया। व्यक्तिगत संप्रेषण के दो लाभ बताइए। संप्रेषण क्या बोलते हैं दोस्तों, आदान प्रदान भाषा का। तो ज्ञान प्राप्ति हो गया एक तो व्यक्तिगत से, और सही भाषा तथा सही उच्चारण का ज्ञान ये भी हो जाता है। अगला प्रश्न बनेगा शिक्षण के दो प्रमुख शिक्षण सूत्रों का उल्लेख करना है। तो पहला हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा हो गया सरल से जटिल की ओर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अन्वेषण प्रविधि से अभिप्राय क्या है ये आपको बताना है। देखिए शिक्षण की उस प्रविधि से है जिसमें बालक को स्वयं खोज अथवा नवीन ज्ञान अर्जित करने का अवसर दिया जाता है। बच्चों को दोस्तों आपको करना क्या होना चाहिए कि टीचर को उनके खुद सोचने विचारने की क्षमता जो है, उसको क्रिएटिविटी जो उसके अंदर है बच्चे में, उसको उभारना चाहिए। अगला प्रश्न होगा अपना विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है और क्यों। देखिए प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि है क्योंकि इसमें बालक स्वयं करके सीखता है। ये दोस्तों बात यहीं पर आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो रटने के बजाय समझने पर बल और सीखने को रुचिपूर्ण बनाना। पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, केवल नामों का उल्लेख करना आपको। देखिए दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक अथवा सकारात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक अथवा नकारात्मक। पाठ प्रस्तावना कौशल का क्या उद्देश्य है। तो आपने दोस्तों फाइल बनाई होगी, आप टीचिंग पे गए होंगे तो पाठ प्रस्तावना भी इसमें एक टॉपिक आया होगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं, पाठ प्रस्तावना कौशल नवीन ज्ञान प्रदान करने से पहले छात्रों को पूर्व ज्ञान से अवगत कराया जाता है जिससे छात्रों में शिक्षण के प्रति उत्सुकता होती है ना। तो कोई भी दोस्तों पाठ पढ़ाएंगे आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, उसको थोड़ा डिटेल में बता देंगे, मतलब शॉर्ट में बताएंगे बच्चों को कि इस पार्ट में इस तरह से है। तो बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, सोचेंगे इस पार्ट को पढ़ें लास्ट तक और हम समझेंगे हुआ क्या इस पार्ट में। तो यही होती है आपकी पाठ प्रस्तावना। खेल पर आयोजित दो प्रमुख शिक्षण विधियों का उल्लेख करना है। तो पहली होगी किंडरगार्टन, दूसरी होगी माउंटेसरी पद्धति। संप्रेक्षण की उपयुक्त परिभाषा बतानी है आपको। संप्रेक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य है विचारों और अनुभवों इसका जो आदान प्रदान किया जाता है ना। तो दो व्यक्ति फ्रेंड्स उसमें क्या है, अगर वो बातचीत करेंगे आपस में तो एक के जो गुण हैं दूसरे में पहुंचेंगे दूसरे के पहले में, यानी कि दोनों का आदान प्रदान होगा। तो कुछ बात ये कहेगा अच्छी तो इसके ये सुनेगा, कुछ ये कहेगा तो ये सुनेगा ना। तो दोनों में जो है अपने विचारों का आदान प्रदान होता है, यही आपका संप्रेक्षण कहलाता है। निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है। निरीक्षण विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस शिक्षण विधि के द्वारा छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। शिक्षण के क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ बताना आपको। क्रियाशीलता सिद्धांत का अर्थ है छात्र को स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। अगला प्रश्न हो जाएगा अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है। काफी दोस्तों लॉन्ग आता है पेपर, बहुत ज्यादा है। अपेक्षित अधिगम संकल्पना क्या है। तो फ्रेंड्स ये है भारतीय शिक्षा नीति में अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। लेकिन कुछ वर्ष बाद भारत की विशेष शिक्षा परिषदों ने अन्य संस्थाओं की मदद से अपेक्षित अधिगम स्तर पर अपना अध्ययन करना शुरू कर दिया है और जो इसका योगदान दिया है काफी सारा। फ्रेंड्स ये जो है प्राथमिक स्तर को चुना है इन्होंने विद्वानों ने। बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं। तो बहुउद्देशीय इसी बात से आप पता लगा रहे होंगे, यानी कि काफी सारे उद्देश्यों के लिए जो शिक्षण अधिगम सामग्री विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाती है बहुउद्देशीय शिक्षण सामग्री कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर अपने हो गए लघु उत्तरीय प्रश्न। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बोलूंगा, आप देख लेना इसको। शिक्षण के लिए सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता तथा महत्व बताना आपको। 2 नंबर में प्रश्न दोस्तों ये आया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन आया था अपना कि शाब्दिक तथा अशाब्दिक संप्रेषण को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आप तो इसको कर सकते हैं। देखिए शाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है, मौखिक होता है लिखित होता है ना। और जो अशाब्दिक होता है उसमें ये संकेतों से करते हैं, आंखों से करते हैं, है ना। आंखों से इशारे कर दिए, संकेत कर दिया, आप बगैर बोले कि ये चीज उधर रखी है, उधर है रास्ता, तो इस तरह से कर सकते हैं। संपर्क से भी कर सकते हैं। भाव दोस्तों ऐसे होते हैं कि
निगाह देखकर पता चल जाता है ना। काफी दोस्तों आपके साथ हुआ होगा ये। संप्रेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए कक्षा शिक्षण में इसका उपयोगी या उपयोगिता क्या है वो आपको समझाना है। तो देखिए संप्रेषण के बारे में अभी बताया था मैंने आपको, इसके बारे में लिख देना है आपको। और अगला प्रश्न होगा हमारा, शिक्षण की किन्हीं दो सूत्रों का उल्लेख करते हुए शिक्षण में इनके महत्व पर प्रकाश डालिए। दोस्तों ये जो है क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल दोस्तों आने की संभावना रहती है। आपकी बार भी दोस्तों इस पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला हो जाएगा यहाँ पर सरल से जटिल की ओर, दूसरा हो जाएगा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि की क्या उपयोगिता है, तो ये भी लिख लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षण केंद्रित शिक्षण में क्या अंतर है। अंतर बताना है आपको कि बाल केंद्रित शिक्षण में और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या अंतर है। ये तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है। कहानी के चयन में कुशल शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कहानी पढ़ाते समय बच्चों को। और श्यामपट्ट का उपयोग दोस्तों ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और आप आसानी से इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। अपेक्षित अधिगम के स्तर पर प्रकाश डालिए। और हमारा लास्ट प्रश्न था फ्रेंड्स ये कि शिक्षण अधिगम में मानचित्र का उपयोग बताइए। देखिए मानचित्र का उपयोग क्या होता है, इसमें स्थान में दूरी का ज्ञान हो जाता है, दिशा का ज्ञान हो जाता है, मैदानी पर्वतीय तथा पठारी भागों का ज्ञान हो जाता है। मानचित्र में अंकित तथ्यों को समझने में आसानी होती है और मानचित्र द्वारा किसी भी देश, राज्य, नगर आदि को एक दृष्टिकोण में देखा जा सकता है। सो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो ये बताइएगा। लाइक का बटन तो पास में दिया ही है, उसको भी लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, है ना। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और बाकी दोस्तों सारा कोर्स मैं आपको यहीं पे कराऊंगा, आपके एग्जाम काफ़ी नज़दीक हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें। और जल्दी से हम दोस्तों आपके लिए सारा जो है कंप्लीट करा देंगे। थैंक यू।